अल्लाह बख्श ने हैरत से मुझे देखा। बोला, तू कौन है बाबा? मैंने कहा, मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए। अपने पैसे लो और चलते फिरते नजर आओ। वो बिफर गया। बोला, अरे बाबा आराम से बात करो, तू बात कैसे कर रहा है? मैंने आगे बढ़कर सारे नोट उठा लिए और बोला, लेकिन ये रकम तुझे ऐसे नहीं मिलेगी। गोट के 2 आदमियों को लेकर आ, उनके सामने चाचा अल्लाह वसाया तुझे पैसे देगा, ताकि वो भी गवाह रहें और तुझे पक्की रसीद भी देनी पड़े। कल को अगर तू मुकर गया तो चाचा अल्लाह वसाया क्या करेगा? वो बिफर कर बोला, ये कौन है अल्लाह वसाया? मैं लानत भेजता हूँ इन पैसों पर। तुझे तो ये पैसे 1 महीना पहले वापस करने थे, अब मैं पैसे नहीं लूंगा। मैंने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, तो फिर यहाँ से चलता नजर आ। अल्लाह बख्श चीख कर बोला, देख लूंगा तुझे भी। वो पैर पटकता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। अल्लाह वसाया उसके पीछे दौड़ा। बोला, अल्लाह बख्श मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि। अल्लाह बख्श ने उसकी बात काट दी। बोला, अब इसका फैसला रईस करेगा। वो अपने पीछे जोरदार आवाज में दरवाजा बंद करता हुआ वहां से चला गया। अल्लाह वसाया पुरतशवीश लहजे में बोला, ये अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा, बाबा तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं मौजूद हूँ यहाँ, तुम फिक्र क्यों करते हो? वो बोला, बेटा तू कौन सा हमेशा यहाँ बैठा रहेगा? अल्लाह बख्श बहुत बदमाश आदमी है, उसकी नीयत में शुरू से ही खोट था। वो तो बहुत दिन से शहजादी के चक्कर में है। मैंने कहा, मैं उसके दिमाग के कीड़े झाड़ कर ही यहाँ से जाऊंगा। अचानक दरवाजा जोरदार अंदाज में पीटा गया। अल्लाह वसाया ने खौफजदा होकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर पूछा, कौन है? बाहर से कोई दुरुस्त अंदाज में बोला, बाहर आओ अल्लाह वसाया, और अपने मेहमान को भी लेकर आओ। अल्लाह वसाया ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। भाग भरी और शहजादी सहमे हुए अंदाज में दरवाजे की तरफ देख रहे थे। मैंने जेब में हाथ डालकर फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया, उसका मैगजीन चेक किया और मुतमईन होकर उसे दोबारा जेब में रख लिया। बाहर से अल्लाह वसाया की आवाज आ रही थी, मेहमान से तुम लोगों का क्या वास्ता? जो कुछ कहना है मुझसे कहो। आवाज आई, तुम्हारे मेहमान ने अल्लाह बख्श की बेइज्जती की है, शराफत से उसे हमारे हवाले कर दो, वरना हम घर में घुसकर खुद ही पकड़ लेंगे। मैं दरवाजा खोलकर अचानक बाहर निकल आया। उन लोगों ने चौंक कर मुझे देखा। वो तादाद में 3 थे। उन्होंने गहरे रंग के ढीले ढाले शलवार सूट पहन रखे थे। उनके कद दरमियाने मगर जिस्म खूब पले हुए थे। 2 के चेहरों पर खूब घनी दाढ़ियां थीं। उनके तेवर खतरनाक थे। वो तीनों कहर आलूद नजरों से मुझे घूर रहे थे। उनके शानों से गोल फल वाली खौफनाक किस्म की कुल्हाड़ियां झूल रही थीं। मुझे देखकर उन्होंने वो कुल्हाड़ियां हाथ में पकड़ लीं। मैंने ठहरे हुए पुरसुकून लहजे में कहा, क्या तकलीफ है तुम लोगों को? उनमें से एक जहरीले लहजे में बोला, तुम ही अल्लाह वसाया के मेहमान हो? मैंने कहा, मेहमान तो नहीं हूँ, अल्लाह वसाया मेरा चाचा है। तुम बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? वही आदमी फुनकार कर बोला, तुमने अल्लाह बख्श की बेइज्जती क्यों की है? मैंने तंजिया लहजे में कहा, अगर उसकी बेइज्जती हुई है तो उसे खुद आना चाहिए था, उसने तुम्हें क्यों भेजा है? वही आदमी बोला, तुम्हें रईस के औताक तक चलना होगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे रईस को नहीं जानता, उसे भला मुझसे क्या काम हो सकता है? फिर बुलाने का ये कौन सा तरीका है? अल्लाह वसाया ने जल्दी से कहा, तुम लोग चलो, हम अभी आते हैं। उसी आदमी ने कहा जो अब तक मुझसे बात कर रहा था, इसे तो हम साथ लेकर ही जाएंगे। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तो क्या जबरदस्ती ले जाओगे? वो बोला, हम तेरे हाथ पांव बांध कर वहां ले जाएंगे। हम लोग इतने मुर्दार नहीं हैं कि बाहर से आया हुआ कोई आदमी हमारी बेइज्जती करके चला जाए। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। इस झगड़े में पूरा दिन भी जाया हो सकता था। यह भी इम्कान था कि झगड़ा ज्यादा बढ़ जाए तो पुलिस की मुदाखलत हो जाए। यही सोचकर मैंने नर्म लहजे में कहा, मेरी तुमसे या अल्लाह बख्श से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम लोग चलो, मैं चाचा के साथ अभी रईस के औताक पर पहुंचता हूँ। मेरे नरम लहजे से वो ये समझे कि शायद मैं उनकी कुल्हाड़ियों से खौफजदा हो गया हूँ। उनमें से एक डपट कर बोला, जब हमने कह दिया कि तुझे साथ लेकर जाएंगे तो फिर लेकर जाएंगे, खामोशी से हमारे साथ चल। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाया। खुद से ज्यादा मुझे अल्लाह वसाया का ख्याल था। उन लोगों की जबानें खींचना कोई मसला नहीं था, मगर मेरे जाने के बाद वो अल्लाह वसाया की जिंदगी अजीरन कर देते। उसे तो इसी गोठ में रहना था। मैंने उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। कहा, चलो कहाँ चलना है? अल्लाह वसाया ने कहा, ठहर जा बेटा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वो लपक कर घर में घुस गया। वो वापस आया तो उसके शाने से भी चमकदार फल की कुल्हाड़ी लटक रही थी। उसने सर पर बहुत उजलत में अजरक की पगड़ी भी बांध ली थी। रईस की औताक वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। उसका मकान पुख्ता और कोट के दूसरे मकानों से काफी बड़ा था। मकान के बाहर एक अहाता सा था जिसके गिर्द 4 फुट की 4 दीवारी थी। उसका पुख्ता फर्श था और वहां दायरे की शक्ल में मूंढे रखे हुए थे। मूंढों पर उस वक्त भी लोग बैठे हुए थे। दायरे के एक सिरे पर आरामदेह कुर्सी थी जिस पर अधेड़ उम्र का एक खुश लिबास शख्स बैठा हुआ था। वही रईस यानी वडेरा था। अचानक मेरी नजर रईस के दाएं हाथ की तरफ बैठे हुए एक शख्स पर पड़ी।
मैं उसे देखकर बुरी तरह चौंक उठा। वो चेहरा मुझे बहुत ज्यादा शिनासा लग रहा था, मगर ये याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। वो भी चौंक कर मुझे देखने लगा। चंद लम्हे उसके चेहरे पर गौर व फिक्र के आसार दिखाई दिए। फिर आंखों में शिनासाई की चमक सी लहराई और वो एकदम अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, कामरान साहब। दूसरे लोग उलझे हुए अंदाज में कभी मुझे और कभी उस शख्स को देख रहे थे। वो झपट कर आगे बढ़ा और वालेहाना अंदाज में मुझसे लिपट गया। बोला, मुझे पहचाने साईं? मैं महरम हूँ साईं, नासिर खान का हारी। एकदम मुझे याद आ गया कि मैंने उसे कहाँ देखा था। वो नासिर के साथ हमेशा होता था। फिर उसे मैंने काफी अरसे तक अली मुराद के साथ भी देखा था, मगर कभी उससे बातचीत नहीं हुई थी। मैंने पूछा, महरम तुम तो नासिर के हारी हो, फिर यहाँ कैसे नजर आ रहे हो? उसने हंसकर कहा, लंबी बात है साईं, कभी फुर्सत से बताऊंगा। आप सुनाएं, यहाँ कैसे आए? फिर वो चौंक कर बोला, आप बैठ तो जाएं। मैंने उसे यहाँ आने की तफसील बता दी। महरम ने कहा, आपने ठीक कहा साईं, अगर अल्लाह बख्श 15,000 रुपए मांग रहा है तो ज्यादती कर रहा है। फिर वो रईस की तरफ घूमा, बोला, साईं आप सुन रहे हैं ना? रईस बोला, बाबा महरम मैं तो ये सब सुन रहा हूँ, मगर बाहर के किसी आदमी को ये हक नहीं है कि वो हमारे गोठ वालों की इज्जत खराब करे। महरम बोला, मैंने तुम्हें ये बताया ही नहीं कि कामरान साहब साईं नासिर का बचपन का दोस्त और बड़े साईं के बेटों की तरह है। अगर अभी बड़े साईं को पता लग गया तो वो अभी अपने गोठ से इधर के लिए चल देंगे। रईस का चेहरा जर्द पड़ गया। बोला, मगर बाबा मैंने इसके साथ कौन सी ज्यादती की है? महरम ने कहा, अभी अल्लाह बख्श को बुलवाओ और इन लोगों का फैसला कर दो बाबा। अल्लाह बख्श वहीं मौजूद था। रईस की आवाज पर लपक कर आगे आ गया। रईस ने पूछा, अरे बाबा तूने कितना कर्ज दिया था अल्लाह वसाया को? अल्लाह बख्श बोला, 10,000 साईं। महरम और अल्लाह वसाया के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो बहुत मध्यम लहजे में हुई थी। शायद इसीलिए अल्लाह बख्श इतना मुतमईन था कि मसला कैसा ही टेढ़ा हो, फैसला मेरे ही हक में होगा। वो जानता था कि रईस मेरे हक में फैसला देगा। रईस ने उसे मुखातिब किया, बोला, अल्लाह वसाया तू इसे कब पैसे दे रहा है? अल्लाह वसाया ने जल्दी से कहा, मैं पैसे अभी देने को तैयार हूँ। मैंने 10,000 रुपए के नोट जेब से निकाल कर अल्लाह वसाया को दे दिए। अल्लाह वसाया ने वो नोट रईस के हवाले करते हुए कहा, साईं आप अपने हाथों से ये पैसे अल्लाह बख्श को लौटा दें, गिन लें पूरे 10,000 हैं। रईस ने वो नोट अल्लाह बख्श की तरफ बढ़ाए तो उसने हैरत से रईस को देखा। कुछ कहना चाहा, मगर फिर रईस और महरम के तेवर देख कर खामोश हो गया और खामोशी से नोट ले लिए। रईस ने कहा, बाबा अभी तुम्हें रकम वापस मिल गई है, अब कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही रईस ने महफिल बर्खास्त कर दी। वो सब लोग वापस जाने लगे तो महरम ने मुझे रोक लिया और रईस से बोला, साईं कामरान साहब हमारा मेहमान है, इसके रहने का बंदोबस्त करो। मैंने कहा, नहीं महरम मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर मैं चौंक कर बोला, तुम यहाँ कैसे आए? बाबा साईं के क्या हाल हैं? वो बोला, बड़े साईं बिल्कुल ठीक हैं, बस कुछ कमजोर हो गए हैं। ये जमीन भी बड़े साईं की है, 3 साल पहले रईस ने उन्हें बेच दी थी। ये बड़े साईं ने इसे ठेके पर दे रखी है। मैं जमीन ही के सिलसिले में यहाँ आया था। मैंने सोचा इसीलिए रईस ने महरम की बात इतनी आसानी से मान ली थी। महरम ने पूछा, अभी आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, मैं गोठ जमाली जाऊंगा, मुझे वहाँ बहुत जरूरी काम है। वो बोला, गोठ जमाली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, घोड़े पर जाएं तो 1 घंटे का रास्ता है, मैं आपको जीप में वहाँ छोड़ दूंगा, मेरे पास जीप है। फिर बोला, मगर आप 1-2 दिन ठहर जाते तो अच्छा था। मैंने कहा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। जीप ऊंचे नीचे रास्तों पर उछलती हुई तेजी से दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर महरम ही था। जीप के पिछले हिस्से में रईस के 2 मुसल्ला आदमी थे। महरम ने उन लोगों को मेरी हिफाजत के ख्याल से साथ ले लिया था, क्योंकि उन दिनों उस इलाके में डाकुओं की अमलदारी थी। बाबा साईं की इस जीप को सब पहचानते थे। डाकुओं की इतनी जुर्रत नहीं हो सकती थी कि वो इस पर हमला करते, मगर एहतियात जरूरी थी। हम लोग 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे में गोठ जमाली पहुंचे। बारिशों की वजह से रास्ता कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा था। गोठ के बाहर जीप रोककर महरम ने मुझसे कहा, अच्छा साईं मुझे अब इजाजत दो, मैं यहीं से वापस जाऊंगा। मैंने उसका बड़ा हुआ हाथ गर्मजोशी से थाम लिया और कहा, बाबा साईं को मेरा सलाम कहना, यहाँ से वापसी में वक्त मिला तो बाबा साईं की खिदमत में हाजिरी दूंगा। महरम ने यू टर्न लिया और जीप को वापसी के रास्ते पर डाल दिया। मैंने तवील सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता गोठ की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं चंद कदम ही चला था कि एक टीले के पीछे से 2 मुसल्ला आदमी नमूदार हुए। उनके हाथों में बंदूकें थीं और उनका रुख मेरी ही तरफ था। उनमें से एक करख्त लहजे में बोला, कहाँ जाना है? मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा, मुझे जमाली साहब से मिलना है। उसने पूछा, कौन से जमाली साहब? यहाँ तो सब जमाली हैं। मैंने कहा, मुझे बड़े जमाली साहब से मिलना है। वो लोग जमाली साहब के गार्ड थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने गोठ में मुझे एक और आदमी के हवाले कर दिया। उसने बगौर मेरा जायजा लिया और करख्त लहजे में बोला, थोड़ा इंतजार करो, रईस थोड़ी देर में बाहर आएगा।
मैं जमाली साहब के औताक में बैठकर इंतजार करने लगा। उस औताक में मूंढों की बजाय आरामदेह कुर्सियां और सोफे थे। मुझे औताक की छत से लटके हुए पंखे भी दिखाई दिए। इसका मतलब था कि गोठ में बिजली भी मौजूद है। फर्श पर कालीन भी था। वो कालीन किसी जमाने में बहुत खूबसूरत रहा होगा। अब तो कसरत इस्तेमाल से उसका रंग भी उड़ गया था। दीवारों पर जमाली साहब और उनके बुजुर्गों की तस्वीरें लगी हुई थी। मैं भी औताक का जायजा ले ही रहा था कि कमरे के बाहर मुझे आहट सुनाई दी। औताक में एक मुसल्ला शख्स दाखिल हुआ। मुसल्ला शख्स ने दरवाजे के पास रुककर औताक का जायजा लिया। फिर वो लपक कर मेरे पास आया और आहिस्ता से बोला, साईं, अगर बुरा न माने तो अपना हथियार मेरे हवाले कर दें। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर उसके हवाले कर दिया। वो मेरी तलाशी भी लेना चाहता था कि उसी वक्त जमाली साहब औताक में दाखिल हुए। मुझे देखकर वो ठिठके, फिर वालेहाना अंदाज में मुझसे लिपट गए। उन्होंने कहा, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई कामरान। कल तुम्हारा एक साथी और उसकी बहन यहाँ पहुंची है। उन लोगों ने बताया था कि तुम भी आ रहे हो। मैं कल शाम से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर वो चौंक कर बोले, मैं भी कैसा आदमी हूँ, तुम इतनी दूर से थके हुए आए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है और मैं बोले जा रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने एक रात गोठ में गुजारी है जमाली साहब, मैं आराम कर चुका हूँ। वो बोले, फिर भी नहा धोकर ताजा दम हो जाओ, रात को मुलाकात होगी। उन्होंने बुलंद आवाज में अपने गार्ड को मुखातिब किया, अरे बच्चल, बाबा मेहमान को उधर मेहमान खाने में ले जाओ। बच्चल ने रिवॉल्वर मुझे वापस कर दिया और हवेली के दूसरे सिरे पर बने हुए कमरों में ले गया। मेरा ख्याल था कि उस कमरे में तैमूर मौजूद होगा, मगर कमरा बिल्कुल खाली था। शायद तैमूर किसी और कमरे में था। मेरे कमरे के साथ अटैच बाथरूम भी था। उसमें जरूरत की हर चीज मौजूद थी। नहा धोकर मैंने एक मर्तबा फिर अपना पसंदीदा लिबास जीन्स और जैकेट पहन लिया। बरामदे में खड़े हुए मुलाजिम से मैंने चाय के लिए कहा और खुद अखबार लेकर बैठ गया। अचानक दरवाजे पर आहट हुई और तैमूर अंदर आ गया। वो मुझसे यूं लिपट गया जैसे बरसों के बाद मिल रहा हूं। उसने शाजिया के बारे में बताया कि जमाली ने उसे जनान खाने में ठहराया है और कल से उससे मुलाकात नहीं हुई। तैमूर ने पुरख्याल अंदाज में कहा, यार कामरान, मेरी समझ में नहीं आया कि हम आखिर यहाँ आए क्यों हैं। मैंने सोचते हुए कहा, जमाली ने मुबहम सा एक इशारा किया था ग्लोरिया के बारे में। कोई बात वाजे नहीं हुई थी। बाद में इस पर मैंने भी गौर किया था। मुझे खुद अपनी हिमाकत पर हंसी आ रही है कि जरा सा इशारा मिलते ही मैं जान जोखों में डालकर दौड़ा चला आया। तैमूर हंसते हुए बोला, यार इश्क हो तो ऐसा। मैंने कहा, बात इश्क की नहीं है। तैमूर ने टुकड़ा लगाया, बल्कि शक की है। मैंने उसे घूरा, कहा, अच्छा ज्यादा मत चहको, तुम इस जज्बे से वाकिफ ही नहीं हो। तुम क्या जानो कि इश्क क्या होता है। मैंने देखा तैमूर एकदम संजीदा हो गया। फिर वो खोए खोए लहजे में बोला, मैं जानता हूं कि इश्क क्या होता है। उसी इश्क की खातिर तो मैं आज दरबदर भटक रहा हूं, वरना मैं भी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा होता। मैं भी संजीदा हो गया। कहा, तुम चाहो तो अब भी पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हो। जितनी दौलत चाहिए मुझसे ले लो और दुनिया के किसी भी मुल्क में सेट हो जाओ, शादी करके अपना घर बसा लो। तैमूर ने मुझे झिड़क दिया, बोला, बस करो कामरान, अब मैं चाहूं भी तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे बगैर कैसे सुकून से रहूंगा। आइंदा ऐसी बात मत करना। मैंने हंसकर कहा, अच्छा छोड़ो इस बात को, ये सोचो कि अब हमें क्या करना है। तैमूर बोला, पहले जमाली से तो मालूम करो कि वो ग्लोरिया के बारे में क्या जानता है। अगर उसने काम की कोई बात बताई तो हम आज ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। फिर वो कुछ सोचकर बोला, आजकल हुकूमत ने डाकुओं के खिलाफ महाज खोल रखा है। हाईवेज पर जगह जगह चेकिंग होती है। हम तो आजादी से नकलो हरकत भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, जमाली ने कहा। हम खाने के बाद उसके ड्राइंग रूम में बैठे कॉफी पी रहे थे। मैंने कहा, जी हाँ, बात शायद उस एयर होस्टेस से चली थी जिसके साथ। जमाली ने मेरी बात काट दी, बोला, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। ब्लैकमेलर्स का एक साथी उनसे बदजन होकर मेरे पास आ गया। वो अपने साथ तमाम ब्लैकमेलिंग स्टफ भी ले आया था। उसने मुझसे दरखास्त की कि मेरी जान की हिफाजत करें। अब वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब तमाम तस्वीरें और नेगेटिव मुझे मिल गए तो मेरे लिए कोई खतरा न रहा। मैंने न सिर्फ उनके आदमी को पनाह दी, बल्कि उन ब्लैकमेलर्स को कुचलने के लिए पूरी कुव्वत से कार्रवाई की। उनके चंद साथी मारे गए, मगर पीटर और उसके खास आदमी मेरे हाथ न लग सके। मैं फिलहाल हुकूमत में नहीं हूं, मगर अब भी मेरी इतनी पहुंच है कि मैंने मुल्क से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी करा दी है। वो लोग अभी पाकिस्तान ही में हैं। अगर मुल्क से फरार होने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे। मैंने पूछा, और ग्लोरिया कहाँ है? वो बोला, उनके तमाम ही ठिकानों पर छापे डलवा चुका हूं। मेरे आदमियों की रिपोर्ट है कि पीटर को आखिरी बार पड़ोसी मुल्क के हाई कमीशन में देखा गया था। मेरे खास आदमी अब भी उस इमारत की निगरानी कर रहे हैं। पीटर अभी तक बाहर नहीं निकला। मैं पुरजोश अंदाज में खड़ा हो गया। कहा, ये कब की इत्तला है? वो बोले, अभी थोड़ी देर पहले मेरे आदमी का फोन आया था। उसने बताया कि पीटर अभी तक एक दफा भी बाहर नहीं निकला। शायद उसे भी निगरानी का शुबा हो गया है।
मैंने जोश में मुट्ठियां भेज कर कहा, उसे बाहर निकालना अब मेरा काम है, आप बस मेरी रवानगी का बंदोबस्त कर दें यहाँ से। जमाली साहब ने कहा, मगर ये ध्यान रखना कि पीटर बचकर निकलने न पाए, उसके सिलसिले में बिल्कुल रियायत मत करना, वो लोमड़ी की तरह मक्कार और सांप की तरह खतरनाक है। मैंने कहा, मैं इन गैर मुल्की जासूसों को खूब जानता हूँ, आप फिक्र न करें, बस फौरी तौर पर हमारी रवानगी का बंदोबस्त करें। जमाली साहब ने कहा, वापसी की तुम फिक्र मत करो, मुझे अभी खुद भी कराची जाना है। ये कहकर वो उठ खड़े हुए। जमाली साहब की लैंड क्रूजर कराची की तरफ उड़ी जा रही थी। हम सब बिल्कुल खामोश थे, हर शख्स अपने ख्याल में खोया हुआ था। मेरे साथ शाजिया बैठी थी, वो शायद सो गई थी क्योंकि उसका सर मेरे शाने पर था। रास्ते में सिर्फ एक जगह रुककर हमने कॉफी का एक कप पिया। ये कॉफी जमाली साहब थर्मस में लाए थे। कॉफी पीने के बाद वो मुसलसल बोलते रहे। मुझे उनकी ये गुफ्तगू बहुत खल रही थी क्योंकि मैं कुछ सोचना चाहता था, कोई प्लान बनाना चाहता था जिसके जरिए पीटर को उस बिल से निकाल सकूं। मुझे जमाली साहब की सियासत या मुस्तकबिल में मिलने वाली किसी वजारत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। गाड़ी ने टूल प्लाजा क्रॉस किया तो मैंने अपनी घड़ी पर नजर दौड़ाई। सुबह के 5:30 बज रहे थे, गोया हमने पूरी रात सफर में गुजार दी थी। जमाली ने एक मर्तबा फिर ताकीद की, देखो कामरान, किसी भी सूरत में पीटर को जिंदा मत छोड़ना, वो एक दफा बच गया तो हमारे मुल्क में बहुत तबाही फैलाएगा। उनके बार बार इसरार पर मुझे कुछ शुबा होने लगा। आखिर वो क्यों चाहते थे कि मैं पीटर को किसी भी कीमत पर जिंदा न छोड़ूं? मैंने कहा, अगर पीटर जिंदा गिरफ्तार हो गया तो मैं उसे आर्मी के हवाले करूंगा, फिर वो लोग जाने और पीटर। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, नहीं, पाकिस्तान में कौन सी अदालत उस पर मुकदमा चलाएगी? हमारे पास क्या सबूत होगा उसके खिलाफ? बैनुल अक़वामी प्रेस इतना शोर मचाएगी कि हुकूमत को उल्टी माजरत करना पड़ेगी उसके मुल्क से। मैंने कहा, सबूत तो मैं ऐसे मुहैया करूंगा कि पीटर सीधा फांसी के फंदे की तरफ जाएगा। ये कहकर मैंने कनखियों से जमाली साहब को देखा। उन्होंने बदले हुए लहजे में कहा, नहीं, उसे किसी भी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ना। जमाली साहब ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, वरना मैं अपने आदमियों से भी ये काम ले सकता हूं। मैंने जल्दी से कहा, आप फिक्र न करें, जैसा आपका हुक्म है वैसा ही किया जाएगा। मैं मौका मिलते ही उस जासूस को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं इस मरहले पर जमाली साहब से बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैं उनकी बात न मानता तो मुमकिन है वो पुलिस को मेरे पीछे लगा देते। वो जानते थे कि पुलिस मेरी तलाश में है। वाटर पंप का स्टॉप आया तो मैंने गाड़ी रुकवा ली। जमाली साहब ने पूछा, यहाँ कहाँ? मैंने कहा, मैं आजकल नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक बंगले में मुकीम हूँ। उन्होंने अपनाइयत से कहा, अरे बाबा तो बैठो ना, मैं तुम्हें वहीं ड्रॉप कर दूंगा, 10 मिनट ही तो लगेंगे। मैं तवील सांस लेकर दोबारा बैठ गया। वो अब मुझ पर एतमाद नहीं कर रहे थे और मेरा ठिकाना देखना चाहते थे। मैं ड्राइवर को रास्ता बता रहा था। अब मेरा रुख बाबा साईं के बंगले की तरफ था। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि अली मुराद मुझे बंगले पर ही मिल जाए। यूं तो बाबा साईं के तकरीबन सभी मुलाजिम मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानते थे, मगर अली मुराद की तो बात ही और थी। हम बाबा साईं के बंगले पर पहुंचे तो उजाला फैलने लगा। मैंने अपना सामान उठाने की कोशिश की तो जमाली साहब के एक मुलाजिम ने बढ़कर हमारे शोल्डर बैग और सूटकेस उठा लिए। उसे भी शायद जमाली साहब ही ने इशारा किया था। मैं खूब समझ रहा था कि इससे उनका मकसद क्या है। वो यकीन करना चाहते थे कि हम इस बंगले में दाखिल होते हैं या नहीं, या उनके जाने के बाद किसी और तरफ निकल जाएंगे। ये भी तो हो सकता था कि हम यूं ही किसी भी बंगले के आगे जाते और उनकी रवानगी के बाद वहां से आगे बढ़ जाते। मैंने अल्लाह का नाम लेकर कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। गेट के पास फौरन ही एक आहट सुनाई दी और किसी ने ज़ेली खिड़की खोलकर बाहर झांका। वो बाबा साईं का पुराना गार्ड था और मुझे अच्छी तरह जानता था। मुझ पर नजर पड़ते ही वो खुश होकर बोला, साईं कामरान, आप ठीक तो हो? आओ साईं, अंदर आ जाओ। अली मुराद भी रात ही गोट से वापस आया है। ये कहकर वो फुर्ती से अंदर दाखिल हुआ ताकि मेन गेट खोल सके। मैंने उसे रोक दिया, कहा, बड़ा गेट मत खोलो, जमाली साहब वापस जाएंगे। तैमूर अल्फाज चबा चबा कर बोला, ऐसी भी क्या बेमुरव्वती कामरान, हम जमाली साहब को एक कप कॉफी तो पिला ही सकते हैं, वैसे भी ये नाश्ते का वक्त है। फिर वो जमाली साहब से मुखातिब हुआ, बोला, अगर आप नाश्ता हमारे साथ करें तो। जमाली साहब मुतमईन अंदाज में बोले, थैंक यू वेरी मच, मुझे 1-2 जरूरी काम निपटा कर आज ही वापस गोट्स जाना है। मैं तो कराची आता ही रहता हूँ, आइंदा कराची आया तो तुम लोगों के साथ चाय जरूर पीऊंगा। मैंने कहा, अपने उन आदमियों को मेरे बारे में जरूर बताइएगा जो पीटर की निगरानी कर रहे हैं। ये कहकर मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। उसी वक्त गेट से अली मुराद नमूदार हुआ। वो मुझे देखकर वालेहाना अंदाज में लिपट गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ दबाकर उसे बोलने से रोक दिया। मैं नहीं चाहता था कि हमारी गुफ्तगू से जमाली साहब को इल्म हो कि मैं यहाँ मुकीम नहीं हूँ, बल्कि अभी अभी आया हूँ। मैंने अली मुराद से कहा, जमाली साहब को तो तुम जानते ही होगे। मैंने परसों जाते वक्त तुम्हें बताया था ना कि मैं जमाली साहब के गोठ जा रहा हूँ। फिर मैं जमाली साहब से मुखातिब हुआ, कहा, ये अली मुराद है,
इसने बुरे वक्त में मेरी बहुत मदद की है। अली मुराद ने आगे बढ़कर निहायत मुअद्दब अंदाज में जमाली साहब को सलाम किया। बोला, साईं अगर आप हमारे साथ नाश्ता कर लेते तो हमारी इज्जत बढ़ जाती। बड़ा साईं भी नाराज होगा कि साईं जमाली मेरे दरवाजे से वापस चला गया, उसे अंदर क्यों नहीं बिठाया। जमाली ने कहा, मैं खुद तुम्हारे साईं से माजरत कर लूंगा। फिर वो सरसरी अंदाज में बोला, कौन है तुम्हारा बड़ा साईं? अली मुराद ने फखरी अंदाज में कहा, अब्दुल रहीम खान। मैंने जमाली साहब को वाज़े तौर पर चौंकते देखा। फिर वो जल्दी से बोला, बाबा रहीम खान तो हमारा यार है, उसको हमारा सलाम बोलना, मैं उससे खुद भी मुलाकात करूंगा। इलेक्शन में तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। फिर वो अपने ड्राइवर से बोला, चलो। दूसरे ही लम्हे लैंड क्रूजर झटके से आगे बढ़ गई और मेन रोड पर पहुंचकर नजरों से ओझल हो गई।